अब ये जो एजुकेशनल फीडबैक है ये हम कह सकते हैं कि टीम्स या ग्रुप मेंबर से लिया जा सकता है और लेक्चरर से लिया जा सकता है, स्टूडेंट्स के जो क्लास फेलोज़ हैं उनसे लिया जा सकता है। इसके अलावा जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे हमारे मैनेजर्स हैं हु आर अटेंडिंग द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो मैनेजमेंट उनकी लर्निंग के बारे में फीडबैक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के स्टाफ से लिया जा सकता है। और जो भी उस एरिया के एक्सपर्ट हैं उनसे भी फीडबैक लिया जा सकता है मैनेजर्स की लर्निंग के हवाले से। अब ये फीडबैक किस फॉर्म में लिया जा सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वो कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्म्स भी हो सकते हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट्स टाइप भी हो सकते हैं, और इसके अलावा ओरल फीडबैक भी हो सकता है, डिफरेंट तरह से लिया जा सकता है। अच्छा जी, अब फीडबैक इंटरवेंशंस जो हैं वो फॉर्मेटिव या समेटिव हो सकती हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स किसको कहते हैं और समेटिव असेसमेंट किसको कहते हैं, हम ये पढ़ते हैं। Formative assessment refers to assessment that is specifically intended to generate feedback on performance to improve and accelerate learning. अब लर्निंग को एक्सेलरेट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए जो भी असेसमेंट की जा रही होती है या असेसमेंट की बेस पे जो भी हम फीडबैक जनरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने असेस किया, उसमें से जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी हम उसको उसमें से पिक कर लेंगे। तो उसकी बेस पे फिर जो भी मैनेजर है या जो भी लर्नर है उसको फीडबैक प्रोवाइड किया जा रहा होगा और उसको एक गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही होगी कि उसको फर्दर क्या कुछ बेहतर करना है या किस तरीके से अपनी नॉलेज को वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकता है। इट इज़ कंसर्न विद समिंग अप or summarizing the achievement status of a student or a learner, and is geared toward reporting at the end of a course of study, especially for purposes of certification. अब जैसे असेसमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स की सेमेस्टर सिस्टम में, असाइनमेंट्स क्विजेज होते हैं, प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेशंस होती हैं, मिड टर्म फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं। इसी तरह से हमने, आपको याद होगा कि ये चीज़ें डिस्कस की थी, जो हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच हमने डिस्कस की थी, और एक सिस्टमेटिक अप्रोच हमने यूज़ की थी कि डिस्कस की थी कि किस तरह से मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है। और उसमें हमने देखा था कि एक पहले टेस्ट लिया जाता है मैनेजर्स का बिफोर अटेंडिंग दी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन ऑर्डर टू नो कि उनका स्किल लेवल अभी क्या है। फिर उसके बाद डिफरेंट सिचुएशंस या एक्टिविटीज़ जो उनको हैंड ओवर की जाती हैं टू परफॉर्म, कि वो जो भी उनको सिखाया जा रहा है उसको वो किस हद तक इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। उसके बाद एक पोस्ट टेस्ट होता है, जब वाइंड अप एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं सारी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो उस वक्त एक टेस्ट लिया जाता है कि अभी तक के सेशन में जितना भी मैनेजर को सिखाया गया था उसके अंदर उसने क्या कुछ लर्न किया और किस हद तक लर्न किया। एक टेस्ट होता है, एक एग्ज़ाम टाइप, और उसकी बेस पे फिर जो है वो सर्टिफिकेशन डिसाइड की जाती है, और बेसिकली ये सर्टिफिकेशन के लिए ही होता है। समेटिव असेसमेंट कंट्रास्ट विद फॉर्मेटिव असेसमेंट, it is essentially passive or does not normally have immediate impact on learning. इसका immediate impact नहीं आ रहा था। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमने जैसे प्री टेस्ट की बात की और कंकरेंट टेस्ट जो कि ड्यूरिंग अटेंडिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम टेस्ट ले रहे थे, और पोस्ट टेस्ट जो एक हमने लिया वो फॉर्मेटिव टेस्ट में आ रहे होते हैं, कि वो जो आपने फॉर्मेशन की है उस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उसमें लर्निंग को टेस्ट करने के लिए आपने मल्टीपल स्टेप्स की बेस पे कुछ टेस्ट जो हैं स्किल टेस्ट या लर्निंग टेस्ट वो आपने सेट किए हैं, और उसकी बेस पे आप ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को टेस्ट कर रहे होते हैं। समेटिव में ऐसा नहीं होता है, ये पैसिव नेचर्ड होती है, इसमें इमीडिएटली आप लर्निंग की टेस्टिंग नहीं कर रहे होते हैं। ऑल्दो इट इज़ ऑफन it influences decisions which may have profound educational and personal consequences for the student
और द लर्नर। अब जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, ये उसने जो भी पर्सनल और एजुकेशन उसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, कोई भी ऐसे लर्निंग के हवाले से उसके डिसीजंस हैं, या हम कह सकते हैं कि ये इस तरह का फीडबैक है जो कि एम्प्लॉय की पर्सनल और एजुकेशनल जो एस्पेक्ट हैं उनके ऊपर किसी ना किसी तरह का कोई इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस रख रहा होता है। अब हम देखते हैं कि जो 7 प्रिंसिपल्स की हमने बात की थी, एक हाईली कॉन्सिक्वेंशियल फीडबैक या हाईली इफेक्टिव फीडबैक, उसमें 7 प्रिंसिपल्स कौन से वाले रिक्वायर्ड होते हैं, या कौन सा ऐसा फीडबैक है जिसमें इन 7 प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो किया जाए तो वो इफेक्टिव फीडबैक कहलाएगा। उससे पहले हम दो तरह के कॉन्स्ट्रक्ट को डिस्कस करते हैं जो कि फीडबैक में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और साल हर साल जितनी भी रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट होती हैं उनके मुताबिक ये दो अहम कंसिडरेशंस हैं जो कि फीडबैक के हवाले से स्टडी की जाती हैं। नंबर 1 इज़ द पर्पस ऑफ फीडबैक एंड नंबर 2 इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ फीडबैक। अब हम पर्पस की बात करते हैं तो फीडबैक के बारे में ऑफ कोर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई सिंगल इंडिविजुअल, कोई मैनेजर, कोई अथॉरिटी, कोई भी अगर फीडबैक कलेक्ट करता है तो उसका कोई शौक नहीं होता, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई पर्पस होता है। और ज़्यादातर जो पर्पसेस होते हैं वो ऑलरेडी रिसर्च में काफ़ी रिसर्चर्स ने स्टडी किए हैं, तो उनकी एक लिस्ट यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ रिसर्चर्स ने कहा फीडबैक्स प्राइमरी पर्पस इज करेक्टिंग एरर्स, कि प्राइमरी पर्पस जो है फीडबैक का वो एरर की करेक्शन है, कि इफ समवन इज डूइंग हिज जॉब तो उसकी परफॉर्मेंस जो अप टू द मार्क या एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वहां तक क्यों नहीं जा रही है। जो स्टैंडर्ड होते हैं परफॉर्मेंस के और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर गैप्स क्यों आते हैं। तो ये जब फीडबैक मिलेगा तो फिर समझ आएगी कि रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से गैप एग्जिस्ट करता है, और वो गैप या वो जो रीजंस हैं असल में वो एरर्स ही होते हैं जो मैनेजर या कोई भी एम्प्लॉय कमिट कर रहा होता है। वरना मैनेजमेंट ने जो गोल सेट किए होते हैं और उसकी बेस पे जो डिफरेंट जॉब्स को डिज़ाइन किया होता है और उन जॉब्स के लिए डिफरेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट किए होते हैं और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस जब सेट किए होते हैं तो वो अनअचीवेबल नहीं होते हैं। वो अचीव चैलेंजिंग ज़रूर होते हैं लेकिन वो अचीवेबल होते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहती है कि इतना रिसोर्सेज भी एलोकेट किया जा रहा है टू दी मैनेजर्स, और उनको टाइम भी एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम भी मुयसर है, उसके बावजूद क्यों ऐसा हो रहा है कि वो अपनी जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट नहीं कर पा रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब वो देखेंगे कि जो सीनियर है वो बताएगा कि जो रिक्वायरमेंट थी क्या ये उसको फुलफिल कर पा रहा है या कि नहीं, या जो मेथड ऑफ परफॉर्मेंस था ये उसको फॉलो कर पा रहा है या कि नहीं। जो प्लान्ड मेथड्स होते हैं ऑब्वियसली अगर उसमें वेरिएशंस आती हैं तो वो एरर्स होते हैं जिनकी वजह से मैनेजर या किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। तो फीडबैक का प्राइमरी पर्पस क्या है? करेक्टिंग एरर्स, या आप कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। कुछ रिसर्चर्स ने इसका पर्पस कहा टू ब्रिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट एंड कॉग्निटिव चेंज, कि ये पर सिर्फ एरर की करेक्शन का नाम नहीं है, बल्कि फीडबैक का पर्पस ये है कि आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन गैदर करो रिगार्डिंग हाउ द मैनेजर इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और किस तरीके से वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है और किस तरह से वो अपनी जो भी उसको प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो कर रहा है। इसका पर्पस क्या होता है कि उसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। ऐसा ना हो कि वन टाइम में उसका या मंथली या ईयरली बेसिस पे आप उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दो और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस वहीं पे जो है वो बिल्कुल स्टेबल रहे, उसके बाद इम्प्रूव हो ही ना पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फीडबैक का पर्पस ये है कि परफॉर्मेंस को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इम्प्रूव किया जाए, और उसके बाद
जो कॉग्निटिव चेंज है, एक जो माइंडसेट का चेंज है, जो एक एनालिटिकल एबिलिटीज़ हैं मैनेजर्स की, जो उनकी कंसेप्चुअल एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, उनको चेंज किया जाए, उनको डेवलप किया जाए इस तरह से कि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उन स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें। फिर कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि जो फॉर्मेटिव फीडबैक है इज टू इंक्रीज नॉलेज स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग इन सम कंटेंट एरिया और जनरल स्किल्स जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। फॉर्मेटिव फीडबैक, जैसे मैंने पहले कहा कि ये ऑन द स्पॉट फीडबैक नहीं होता है। इसका पर्पस क्या है कि ये नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ को इंक्रीज कर रही होती है, या ओवरऑल जो जनरल सेट ऑफ स्किल्स है या पोर्टफोलियो है ऑफ स्किल्स मैनेजर का, उसको इंक्रीज किया जा सके। ये देखा जाए कि वो जब परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो कौन से ऐसी स्किल्स हैं जो कि वो उनके अंदर जिनकी डेफिशिएंसी है, या कौन सा ऐसा नॉलेज है जो उनके पास नॉलेज तो है लेकिन वो उसको अप्रोप्रिएट वे में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिकली, या ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो उनके अंदर है तो सही लेकिन वो उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो ये जब फीडबैक मिलेगा तो ही पता चलेगा कि कौन सी स्किल नॉलेज एबिलिटी जो है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। देन सेकंड कॉन्स्ट्रक्ट जो फीडबैक के हवाले से रिसर्च स्टडीज़ की जीनत बना रहा, दैट वाज इफेक्टिवनेस। कि फीडबैक का पर्पस तो समझ आ गया कि इम्प्रूवमेंट हो गया, एरर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको रेक्टिफाई करना, फिर न्यू स्किल्स जिनकी डेफिशिएंसी है उनको इंड्यूस करना अपने मैनेजर्स के अंदर, साइड बाय साइड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, और उनका जो माइंडसेट है उसको, उनके एप्टीट्यूड, उनके एटीट्यूड, उनकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना। इसके साथ इफ़ेक्टिवनेस की बात आती है कि फीडबैक इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए। पर्पस तो उसका होता है जिसके लिए फीडबैक इकट्ठा किया जाता है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन अपने जो डिफरेंट सोर्सेज पे एम्प्लॉय हैं, टॉप हैं उस लर्नर या उस मैनेजर के टॉप पे, या अथॉरिटीज़ में जो लोग आते हैं उसके कोलीग्स हैं, उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे अगर फीडबैक ले रही है तो वो इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए। वो सिर्फ फीडबैक फॉर द सेक ऑफ फीडबैक नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग अक्सर एट द एंड ऑफ सेमेस्टर पढ़े बिना ही टिक 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 कर देते हैं, स्ट्रांगली एग्री और एग्री वाले जोन में, पढ़े बिना कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या है या एक्यूरेसी ऑफ फीडबैक जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इफेक्टिवनेस में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो काबिल गौर हैं, जिनमें एक ये है कि फीडबैक मस्ट बी मैनेजेबल। वो मैनेजेबल होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और इसी के समेत कुछ और जो इफेक्टिवनेस के हवाले से एलिमेंट्स हैं उनको मिला के 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक लिस्ट डाउन किए गए हैं। उनमें सिचुएशनल फीडबैक आता है, मैनेजेबल फीडबैक आता है, स्पेसिफिक फीडबैक और वॉल्यूमिनिसिटी, और मीनिंगफुल फीडबैक, टाइमली, रेलेवेंट और रिलायबल फीडबैक। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये क्या है। ये जो हमने बात की है 7 प्रिंसिपल्स की, ये डायग्राम आई रिमेम्बर आप लोगों ने इसी से पढ़ के मुझे फीडबैक दिया था, तो ये आपको पता है कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, तो ये आपने किया हुआ है। मैं आपको वन बाय वन इन्हीं 7 प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस करूँगी। सिचुएशनल फीडबैक, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक क्या है? सिचुएशन से रिलेटेड फीडबैक। अब इसमें सिचुएशन डजंट मीन कि जिस हालत में या जिन हालात में या जिस सेटअप में समवन इज डूइंग हिज जॉब, ये वो सिचुएशन नहीं है। मैनेजमेंट साइंसेज में और साइकोलॉजी में रिसर्च स्टडीज़ जो भी होती हैं उनमें सिचुएशन से मुराद कोई भी दूसरा फैक्टर होता है। उसमें जब हम मैनेजर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें यूजुअली मैनेजर्स को सिचुएशन कहा जाता है। आपने लीडरशिप का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उसमें आपने सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी भी पढ़ी होगी, और उसके अंदर आपने देखा होगा कि अगर एम्प्लॉयज़ विलिंग हैं और
स्किल्ड हैं तो उनके लिए एक डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल होता है, और अगर अनविलिंग एम्प्लॉयज़ हैं और वो स्किल्ड हैं तो लीडरशिप स्टाइल विल बी डिफरेंट। इसी तरह से अगर स्किल्ड और विलिंग एम्प्लॉयज़ हैं तो डिफरेंट होगा। इसी तरह से अगर विलिंग और अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं तो लीडरशिप स्टाइल विल बी डिफरेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, हम मैनेजर्स की बात कर रहे हैं। If educators and development specialists suppose that the task to accomplish is the effective development of managerial competencies, then the teacher or coach is the leader, and by extrapolation, the coach needs to display situational leadership in the form of task related individualized feedback. अब कोई भी सीनियर है या जैसे मैंने आपको सिचुएशनल लीडरशिप का बताया कि हर एक सिचुएशन में डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं विलिंगनेस और स्किल्स के बेस पे वो एम्प्लॉय के अंदर कैसी है, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो आपकी टीम है, आपका ग्रुप है, वो विलिंग है और स्किल्ड है या अनविलिंग है, अनस्किल्ड है, वो क्या है, दैट विल डिसाइड कि किस तरह का लीडरशिप स्टाइल विल बी इफेक्टिव इन दैट केस। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम तो इसमें भी सिचुएशनल फीडबैक हमें चाहिए। दैट मीन्स जो लीडर है, जो सीनियर है हमारे मैनेजर का, वो बताएगा, जो मेंटोर है, जो कोच है, वो बताएगा कि मैनेजर की परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी है। या अगर वो मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहा है मैनेजर को, या किसी सीनियर के साथ एक मैनेजर को अटैच किया गया है और सीनियर ऑब्वियसली उसको साथ साथ गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा होता है, तो वो इंडिविजुअल ऑब्वियसली हुएवर इज मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एनीवन, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकता है कि ये इंडिविजुअल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो मैनेजर जो है या टॉप अथॉरिटी है मैनेजर की, जैसे फर्स्ट लाइन मैनेजर है तो उसका सीनियर होगा हमारा मिडिल लेवल मैनेजर, मिडिल का सीनियर होगा हमारे जो टॉप लेवल एग्जेक्टिव्स आते हैं। तो टॉप लेवल के या जो सीनियर हैं जिनके साथ जूनियर्स को अटैच किया गया है, वो बता सकते हैं कि हमारे मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, इसका फीडबैक वो एक्यूरेट प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस ये कि अगर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने अलग से एक प्लान किया, उसको एग्जीक्यूट किया, तो उसके अटेंड करने के बाद अब जब मैनेजर आके उस लर्न स्किल नॉलेज एबिलिटी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहा है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑब्वियसली उसके सीनियर, उसके सबऑर्डिनेट्स, एवरीवन इज ऑब्जर्विंग हिज परफॉर्मेंस, हिज करंट एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, वो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो लीडर या सीनियर जब अपने जूनियर मैनेजर के बारे में फीडबैक प्रोवाइड कर रहा होगा तो उसको सिचुएशनल फीडबैक कहा जाता है और ये यूजुअली रिलायबल होता है। फर्दर, फीडबैक शुड कंसिडर द कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल ऑफ डिफरेंट लर्नर्स। अब एक ग्रुप ऑफ मैनेजर्स अगर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक ट्रेनर है जिसको हमने हायर किया था, तो ट्रेनर बता रहा होगा कि हर एक लर्नर की का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसका कॉम्पिटेंस और उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसी है। क्या जो टास्क या जो सिचुएशन मैनेजर्स को ड्यूरिंग अटेंड जो वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे उसके दौरान जो भी सिचुएशन उनको हैंड ओवर कर की गई, क्या उसको वो अपनी कॉम्पिटेंस को यूटिलाइज कॉन्फिडेंटली कर पा रहे थे या कि नहीं, और क्या उस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो परफॉर्म कर पा रहे थे या कि नहीं। क्योंकि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसी भी काम की तो फिर वो उसमें डेडिकेटेडली परफॉर्म करता है और वो जिम्मेदारी के साथ अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल किसी का कम होता है, दैट मीन्स कि वो उस सिचुएशन को ओन ही नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली वो अपना मैक्सिमम इनपुट नहीं देगा और उसकी परफॉर्मेंस भी फ्लक्चुएट करेगी। तो सिचुएशनल फीडबैक
बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए सिचुएशनल फीडबैक रिलायबल भी होता है। देन मैनेजेबल फीडबैक, फीडबैक ऐसा होना चाहिए जिसको मैनेज किया जा सकता हो। वो अनमैनेजेबल फीडबैक ना हो कि ना तो वो एक पूरा पटारा हो या एक बंडल हो जिसके अंदर आपने इतना कुछ लिखा हुआ है कि जो आपका मैनेजर है या जो भी लर्नर है जिसके बारे में फीडबैक प्रोवाइड किया गया है, जब आप उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे तो फिर उसको वो सीरियसली उसको पड़ेगा ही नहीं कि ये तो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें से हर चीज़ को ठीक कैसे करूँगा, वो छोड़ देगा। The process of designing, responding, and processing feedback is both time consuming and can be overwhelming for all parties concerned. Organization, manager और मैनेजमेंट डेवलपमेंट वाला ट्रेनर और पूरा स्टाफ, वो सारे इसमें काफ़ी कंसर्न होते हैं कि फीडबैक जो है वो प्रॉपर तरीके से और एक्यूरेट फीडबैक इकट्ठा किया जाए। तो सारी एक्टिविटी को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि उसमें ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो और जो मोस्ट रेलेवेंट और एक्यूरेट फीडबैक है वो भी गैदर किया जा सकता हो। When feedback is not linked to prior knowledge, does not seem relevant to the learner, is too large or seems too challenging, implementing it is beyond the reach of the learner. अब एक एक चीज़ आप हर एक चीज़ के ऊपर एक्सटेंसिव नोट प्रोवाइड कर दो और उसको कहो कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, तो ऑब्वियसली वो ये सोचेगा कि इनमें से इतना कुछ मैं कैसे करूँगा, फिर वो कुछ भी नहीं करेगा, तो फीडबैक का मकसद फोत हो जाएगा। और इसी तरह से अगर उसको की प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ इस फीडबैक को लिंक अप नहीं किया जाएगा तो भी वो उसको सीरियसली नहीं लेगा। और इसी वजह से अगर अनमैनेजेबल फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा मैनेजर्स को, तो वो उस फीडबैक को आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से रिजेक्ट ही कर देगा। वो इतना ज़्यादा जो है वो इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उसको सिंपली अवॉइड करना ज़्यादा मुनासिब समझेगा। In some cases, the feedback may even demotivate further attempts to improve or develop. अगर हर चीज़ के ऊपर ही नुक्ताचीनी हो रही होगी तो somehow or the other मैनेजर विल फील कि ये तो इनको मेरी हर परफॉर्मेंस के हर एस्पेक्ट में ही इनको वीकनेस नज़र आ रही है, हर चीज़ को ही इम्प्रूव करने का कह रही हूँ। दैट मीन्स मैं जो भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो भी मेरा आउटपुट है, उसमें इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता और नेक्स्ट टाइम उसको एक माइंडसेट बन जाएगा कि इसको तो कुछ भी नहीं अच्छा लगना है अथॉरिटीज़ को, या मेरा फीडबैक ये इसी तरह से करेंगे, हर चीज़ में कोई ना कोई नुक्ताचीनी करेंगे ही, सो मुझे अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी अगर एक इतना इन्होंने बड़ा डॉक्यूमेंट दे दिया है फीडबैक की सूरत में, दैट मीन्स के अगली दफ़ा भी कम से कम इतना ऐसा ही फीडबैक देंगे, इतने ही एरर्स और मिस्टेक्स निकालेंगे, तो व्हाई शुड आई पुट माय एफर्ट्स इन परफॉर्मेंस। इन्होंने कीड़े तो निकालनी है तो लेट देम आइडेंटिफाई द एरर्स, है नहीं है लिखने दें इनको। वो फिर सीरियसली अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म ही नहीं कर रहा होगा अपने टास्क को। मैनेजेबल फीडबैक रिपोर्ट्स आर कंसाइज एंड कैप्चर द एसेंस ऑफ द आउटकम एंड रिजल्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट इंटरवेंशन। अब जिस स्किल को आपने सिखाया है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, उसी की इम्प्लीमेंटेशन और उसी की आप प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं कि उसकी यूटिलाइजेशन हो पाई है, उसकी वजह से मैनेजर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो पाई है या कि नहीं, तो फीडबैक भी सिर्फ उसी स्किल से रिलेटेड होना चाहिए। बाकी चीज़ें जो भी हैं आप उनको बिल्कुल एक साइड पे रख लें, उनको इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ताकि वो मोस्ट रेलिवेंट फीडबैक रहे और आपका मैनेजर आपका लर्नर उसको सीरियसली कंसिडर कर सके। फीडबैक इज़ द फॉर्म ऑफ वर्बल और रिटन रिपोर्ट्स, जैसा हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, और उसमें ऑब्वियसली अगर किसी के कोई स्किल डेफिशिएंसी थी उसको इम्प्रूव करने के लिए, अगर तो आपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था, तो अब इट इज़ मैंडेटरी कि आप उसकी उसी स्किल लर्निंग के हवाले से इंफॉर्मेशन गैदर करें। तो उसके लिए यू कैन गो फॉर वर्बल और रिटन रिपोर्ट्स। अब ये रिपोर्ट्स जो हैं वो उसके बिहेवियर को टेस्ट कर रही होंगी, या उसकी बेस पे होंगी, उसकी कॉम्पिटेंसीज, उसकी स्किल्स, लर्निंग, रिलेशनशिप स्टाइल्स,
बेसिकली उसका वो जो एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर था जिसको इंश्योर करने के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप किया गया था। आपने देखना है कि वो उस तरह से अब बिहेव कर रहा है, उस तरह से परफॉर्म कर पा रहा है या कि नहीं कर पा रहा। सिर्फ उसी से रिलेटेड वर्बल और रिटन जो भी आपके लिए सूटेबल हो, आप फीडबैक इकट्ठा करें। इन समरी फीडबैक वट एवर फॉर्मेट इट्स टेक्स, चाहे वो आप मैट्रिक टेस्ट रिजल्ट्स लें या वर्बल रिपोर्ट्स हों या रिटन हों, जो भी हों, should have at its core personal and shared accountability for the results of progress made during the development intervention। कि आप ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग टेस्ट कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग उसी को टेस्ट किया जाना चाहिए जो स्किल आपने सिखाई थी एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। तो उसी से रिलेटेड आपका फीडबैक आप प्रोवाइड करें अपने मैनेजर को, ताकि उसको पता हो कि ये ए टू जी मेरी पूरी हिस्ट्री लेके नहीं बैठे हुए, बल्कि इन्होंने ये चेक करना है कि मैंने स्किल को लर्न किया या कि नहीं किया। देन थर्ड प्रिंसिपल है स्पेसिफिक फीडबैक एंड वॉल्यूमिनिसिटी। Specificity of feedback relates to quantity and quality of information included in the feedback message। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो मैनेजेबल होना चाहिए, और मैनेजेबल को हम कह रहे हैं कि क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी उस फीडबैक की ऐसी होनी चाहिए जो कि आपका लर्नर या मैनेजर एब्जॉर्ब कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके, और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसके हिसाब से अपने अंदर चेंजेस भी ला सके, जो एरर्स हैं उनकी करेक्शन कर सके। अब उसमें लंबी कहानियाँ होंगी तो ऑब्वियसली उसको उस सब में इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका फोकस होगा कि एरर कहाँ पे आ रहा है, किस चीज़ के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और इररेलेवेंट चीज़ें ऑब्वियसली आप, जैसे हमने पिछले प्रिंसिपल में पढ़ा, आपने मैनेजेबल फीडबैक ही रखना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि इररेलेवेंट चीज़ें आप उसके अंदर ऐड ना करें, या कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा एटीट्यूड, कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसी स्किल जो कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैनेजर ने नहीं सीखी है, उससे रिलेटेड फीडबैक उसको मत दें, उसकी ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर ऑब्वियसली अगेन ये रिटन भी हो सकता है, ये ओरल भी हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ फीडबैक बड़ा वो प्रिसाइज सा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कम अमाउंट में होना चाहिए, और वो स्पेसिफिक होना चाहिए जिस स्किल को आप टेस्ट करने जा रहे हैं उसी स्किल की बेस पे। देन फोर्थ प्रिंसिपल इज मीनिंगफुल फीडबैक। अब मीनिंगफुल फीडबैक का मतलब ये है कि वो रेलिवेंट होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। मीनिंगफुल फीडबैक का मतलब ये हुआ, जैसे हमने एक स्किल अगर डेवलप की है अपने मैनेजर के अंदर, तो आप उसकी टेस्टिंग इस तरह से करें और उसको उन वर्ड्स में कन्वर्ट करें, या इस तरीके से उसको राइट डाउन करें, या इस तरीके से रिपोर्ट आप बनाएं कि उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता हो और उसको इंटरप्रेट किया जा सकता हो। और ये कि उसका एक मकसद ये भी हो कि इम्प्रूव करना चाह रहे हैं हम मैनेजर की परफॉर्मेंस को, तो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर उसने लर्न स्किल को थोड़ा बहुत जो है वो थोड़ा डिफरेंट वे से यूज़ किया है और परफॉर्मेंस जो है उसकी इंक्रीज हुई है, तो फिर उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के मकसद से आपको फीडबैक प्रोवाइड करना होगा अपने मैनेजर्स को। Meaningful feedback is a complex construct as it should not just report on the performance in the task, but feedback should be aimed at four distinct levels। फोर डिफरेंट तरह के लेवल्स पे फीडबैक प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब ये फीडबैक किस किस लेवल पे होगा? टास्क के हवाले से फीडबैक, प्रोसेसिंग ऑफ टास्क, किस तरह से टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है, जो मेथड है, जो प्रोसीजर है टास्क परफॉर्मेंस का, और नेचर ऑफ टास्क, दो चीज़ें होंगी। फिर सेल्फ रेगुलेशन, कि एक टास्क जो परफॉर्म करना है, जिस तरह से परफॉर्म करना है,
उसके लिए वट एवर द सेट ऑफ एबिलिटी एंड स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजर, वो उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहा है। एंड द सेल्फ एज अ पर्सन, एक इंडिविजुअल है ऑब्वियसली, तो उसका माइंडसेट कैसा है ड्यूरिंग हिज टास्क परफॉर्मेंस। इन सब की बेस पे अगर फीडबैक इकट्ठा किया जाएगा तो फिर वो एक मीनिंगफुल फीडबैक होगा। अब इसमें कहीं पे भी आप देखें तो टास्क, प्रोसीजर, एबिलिटीज और मैनेजर, ये चार चीजें हैं। इन चारों का आपस में रिलेशनशिप, अब वो कोलीग के साथ कैसा बिहेव कर रहा है वो आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दैट इज नॉट अफेक्टिंग हिज लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसका यहाँ पे न्यूली लर्न स्किल के साथ कोई जो है वो रिलेशनशिप नहीं बनता, सो आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह से डिफरेंट रिसर्च स्टडीज ने कहा कि व्हाट टाइप और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज टू बी अटेन्ड सो दैट लर्नर कैन डायरेक्ट और इवेलुएट देयर एक्शन एंड एफर्ट्स अकॉर्डिंगली। कि मीनिंगफुल फीडबैक वो है जिसका फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से मैनेजर को ये समझ आए कि मैं क्या ब्लंडर्स कमिट कर रहा हूँ ड्यूरिंग टास्क परफॉर्मेंस, मेरा गोल क्यों अचीव नहीं हो पा रहा, और उसके हिसाब से वो अपने आप को रेगुलेट कर सके, तब वो फीडबैक मीनिंगफुल होगा। अगर उन टास्क, प्रोसीजर, सेल्फ रेगुलेशन और मैनेजर का जो भी उसकी परसेप्शन है, उसका एटीट्यूड है, उससे हट के अगर कोई फीडबैक होगा तो वो इरेलीवेंट होगा। तो इसलिए फोकस मस्ट बी ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर। तो इसी की बेस पे देखा जाएगा और इसी के बेस पे फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा, तो उस फीडबैक को मीनिंगफुल फीडबैक कहेंगे। देन फिफ्थ रूल है टाइमली। अब फीडबैक का टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जो एक परसेप्शन है वो ये होती है कि इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब मज़े की बात ये है कि रिसर्चर्स ने इमीडिएट फीडबैक को के नेगेटिव आउटकम्स भी गिनवाए हैं। तो टाइम की बेस पे दो तरह के फीडबैक हो सकते हैं, इमीडिएट एंड डिलेड फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक वो है जो कि फ़ौरन ही किसी ने परफॉर्म किया और उसकी परफॉर्मेंस को साइड बाय साइड आप इमीडिएटली करेक्शन कर रहे हैं या उसको फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि ऐसे नहीं, काम को इस तरह से करना है। और डिलेड फीडबैक के काम खत्म हो गया, उसके कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों, महीनों, हफ्तों के बाद उसको फीडबैक प्रोवाइड किया जा रहा हो। ये दो तरह के फीडबैक हो सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी रिसर्चर्स ने गिनवाए हैं दोनों के, और कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी गिनवाए हैं। लेट्स नो अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स ऑफ बोथ ऑफ द टाइप्स ऑफ फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक है अगर, तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या है कि लर्नर मोटिवेट हो जाता है। जैसे साथ साथ उसको बताया जाए कि तुम यहाँ से ये डिविएट कर गए हो, या प्रोसीजर इस तरह से था, तुमने इस तरह से परफॉर्म कर दिया, या कौन सी स्किल को किस तरह से यूटिलाइज करना है, अगर साथ साथ उसको बताया जाए तो वो मोटिवेट होगा, क्योंकि फ़ौरन बताया फ़ौरन से इम्प्लीमेंट करेगा, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता जाएगा। यहीं से आप अगर सोचें तो एक नेगेटिव आउटकम भी निकल आता है कि फिर वो परफॉर्मेंस को परफेक्टली परफॉर्म करने के ऊपर फोकस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरा सुपरवाइज़र, मेरा सीनियर मुझे साथ साथ मेरी एरर्स को हाईलाइट करके मुझे गाइड कर देगा। तो वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम इन प्लानिंग एंड थिंकिंग अबाउट कि मैंने काम किस तरह से करना है। ये इसका नेगेटिव आउटकम हो गया इमीडिएट फीडबैक का। पॉजिटिव आउटकम ऑफ डिलेड फीडबैक क्या है? प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स इन दैट इट प्रॉम्प्ट्स learners to activate metacognitive processes and enhances the sense of self efficacy। अब इसमें जो मैनेजर्स हैं या कोई भी लर्नर है, उसको पता होता है कि मैं काम करूंगा तो ये तो पता नहीं कब जाके इसका फीडबैक मिलेगा, और फिर इसका मतलब ये हुआ कि आई शुड गिव माई 100% आउटपुट। तो वो अपनी एबिलिटीज को ब्रोएकार लाते हुए, उनको यूटिलाइज करते हुए, उसको पता होता है कि मैं क्या काम अच्छा कर सकता हूँ, वो उसमें अपना, या काम को मैं किस तरह से अच्छा बना सकता हूँ, या किसी भी टास्क को किस तरीके से मैं परफॉर्म करके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो उसके ऊपर फोकस कर। सॉरी। डिलेड फीडबैक का पॉजिटिव आउटकम ये है
कि वो सेल्फ रिलायंट हो रहा होगा इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द सीनियर और जजमेंट ऑफ अदर्स और फीडबैक जो कि उसको सीनियर प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसका नेगेटिव फीडबैक का जो ड्रॉबैक है या कॉन्सिक्वेंस है वो क्या हो सकता है, स्ट्रगलिंग और लेस मोटिवेटेड लर्नर्स के पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे एक्यूरेट टाइम पे साथ साथ इंस्ट्रक्शंस नहीं प्रोवाइड की जा रही, मुझे बताया नहीं जा रहा कि मैं सही पाथ पे जा रहा हूँ या कि नहीं जा रहा हूँ। तो पॉसिबल उसको ये लग सकता है कि मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर पा रहा हूँ या उनको मैं वेस्ट कर रहा हूँ, या हो सकता है कि जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ ये एक इफेक्टिव वे ना हो टास्क को परफॉर्म करने का, तो वो डीमोटिवेट हो सकता है। इसके बाद हम सिक्स रूल प्रिंसिपल पढ़ते हैं एक इफेक्टिव फीडबैक का, दैट इज रेलिवेंट। और ये हम पढ़ते ही आए हैं, अगर आपने फाइनेंस की टेस्टिंग करनी है तो फाइनेंस से रिलेटेड ही आपका टेस्ट होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट टेस्ट करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेस्ट करनी है, तो आपकी सिचुएशन उसी के जैसी होनी चाहिए कि आप उस तरह की सिचुएशन डिज़ाइन करें, उस तरह का इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करें जिसकी बेस पे आप अपने मैनेजर की वो स्किल टेस्ट कर पाएँ जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, ना कि वो इरेलीवेंट हो। मैथ्स अगर टेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आप थ्योरी के क्वेश्चंस ना दें। हाँ, अगर आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखना चाह रहे हैं तो फिर आप उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप अपने मैनेजर्स की स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल टेस्ट करना चाह रहे हैं तो फीडबैक उसी के रिलेटेड होना चाहिए। देन वो रिलायबल होना चाहिए कि उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता हो, उसकी बेस पे समवन कैन डिसाइड कि अच्छा मैंने अब पहले से बेहतर किस तरह से करना है, या जो एरर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं फीडबैक में वो एक्यूरेट है, मुझे उन्हीं को ओवरकम करने की ज़रूरत है या उन्हीं को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। तो तब ऐसे फीडबैक को रिलायबल कहा जा सकता है। जो डिसऑनेस्ट फीडबैक होता है वो रिलायबल नहीं होता।